हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं आपका क्लास 12 का जीवों में जनन। हम लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जनन क्या होता है, जनन की क्यों जरूरत है और जनन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे जो आपके हमेशा प्रीवियस जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर हैं, उनसे आपका वो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। तो कोई भी डायरेक्ट किसी भी वीडियो पर ना आए, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। आप एक चैप्टर का सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, जो भी हम आपको वीडियो दे रहे हैं उसको सीक्वेंस से देखिए। चैनल न्यू है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। अब जितना ज्यादा शेयर करेंगे इसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा। हम हर सुबह 9 बजे आपको मिलते हैं आपका क्लास 12 की बायोलॉजी के साथ, और 10 बजे आपको मिलते हैं जनरल साइंस की वीडियोस के साथ। तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, आपकी जो जाति है उसकी जैविक परिकल्पना। तो ये मुझे आपने बताना है ये किन साइंटिस्ट ने आपको ये दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब कुछ आपको होमवर्क दिया गया था जिसमें मैंने आपको बोला था जो आपकी एनसीईआरटी में जो आपको डेटा दे रखा है, कुछ जीवों का जीवन काल आपने बताना है, तो वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको कुछ का दे रखा है, कुछ को आपने फाइंड आउट करना था। तो देखिए आप उसको फिल करेंगे, आपको देखेंगे यहाँ पर आपको पैरट का दे रखा है, मगरमच्छ का दे रखा है। यहाँ पर देखिए आपको हाथी का जो जीवन काल है वो वैरायटी के ऊपर, अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं उनका अलग होता है और बाकी का अलग होता है। तो आप देखेंगे इनका आपको मिलेगा 60 से 90 वर्ष के बीच में। 60 से 90 वर्ष के होता है इनका जीवन काल होता है। जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पान, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप पहले की वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, फिर आता है गुलाब का। तो गुलाब का देखिए होता है 5 से 7 वर्ष। फिर से वही है आपकी क्या है, ब्रीड के वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है कुत्ते का। तो आप देखेंगे 25 वर्ष कुत्ते का जीवन काल होता है। केले के पौधे प्लांट का देखेंगे तो 25 वर्ष होता है। गाय को देखेंगे तो अगर 20 से 25 वर्ष होती है। ठीक है, फिर आता है आपका मगरमच्छ, आपको दे रखा है। पैरट आपको दे रखा है। घोड़े का आप लिखेंगे 60 वर्ष। फल मक्खी जो होती है उसका 1 से 2 हफ्ता होते हैं। धान का जो प्लांट होता है उसका होता है 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने। ठीक है, फिर कछुए का आपको दे रखा है। बर्गर ट्री जो होता है, बनियान ट्री आप उसको बोलते हैं, बैनियन ट्री, तो फिर उसका क्या है, उसका आपका होता है 200 से 300 वर्ष। 200 वर्ष आपने लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाइफ स्पान आपने फिल करना है। होप सो आपने पहले भी आपको होमवर्क दिया गया था तो आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आपके यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिलेगी, और जो भी आपको नए हम यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए नीचे आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे दूसरे चैनल का लिंक है। तो ये चैप्टर चल रहा है, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए, साथ साथ क्वेश्चन की वीडियो का लिंक नीचे है तो वो जरूर करेंगे आप। ठीक है, चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चन हम वहां पर सॉल्व करेंगे। तो अलैंगिक जनन आज हम पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज हम पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप बोलते हैं अलैंगिक जनन। एनसीईआरटी 100% होगी, तो यहाँ पर कोई भी एनसीईआरटी का गाना नहीं गाएगा। एनसीईआरटी ही है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में होता है जब एक जनन अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है और अपनी संतति को उत्पन्न कर सकता है। सिर्फ एक जनन, एक पैरेंट की, एक जनक, एक पेरेंट की इसमें जरूरत होती है, 2 पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। यह है आपका अलैंगिक जनन। जैसे आप देखेंगे हर जो जीव होता है उसका रिप्रोडक्शन, जनन करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। इस तरीके से जीवों को अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में बांटा गया। हर जीव जो है अपने अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे अलैंगिक जनन में भी देखेंगे तो कई प्रकार का होता है, कुछ बड़ बनाते हैं, कुछ विखंडन करते हैं, कुछ द्विविखंडन करते हैं, कुछ आपका क्या करते हैं, कॉनिडोफोर बनाते हैं, कुछ बीजाणुओं का निर्माण करते हैं,
कुछ अपना क्या करते हैं, रीजनरेशन, क्रुद्भवन की क्षमता को शो करते हैं। बहुत सारे मेथड हैं जिससे जीव जो है अपना अलैंगिक जनन करते हैं। अब अलैंगिक जनन को समझिए। अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है? अलैंगिक जनन उन जीवों में होता है, जैसे आप प्लांट्स में हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन होता है, और उसको क्या बोलते हैं अभी आगे बात करेंगे। अलैंगिक जनन निम्न जीवों में पाया जाता है, जैसे आप देखेंगे आपको शैवाल, फंजाई, जो निम्न प्रकार के जो जीव होते हैं, जिनका जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो ज्यादा जटिल नहीं है, मतलब उनको कॉम्प्लेक्सिटी शो नहीं करते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी में, अपनी आकारिकी में, तो उनमें क्या होता है, निम्न जीव जो होते हैं उनमें अलैंगिक जनन देखा जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को समझिए। प्रकृति में, जब मैंने आपको बता भी रखा हो शायद, प्रकृति में जब जो सारे वातावरण अगर अनुकूल हो, सारा फूड अवेलेबल हो, टेम्परेचर जो जीव चाहता है उस तरीके का हो, आपका क्लाइमेट ऐसा हो जो उसके लिए फेवरेबल हो, मतलब अनुकूल हो, मतलब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तब जीव कौन सा मेथड यूज करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। जब कंडीशन प्रतिकूल होती हैं, जब चीजों की कमियां होती हैं और जब बहुत सारे चीजों की प्रतिकूल परिस्थितियां देखी जाती हैं, तब जीव जो जिस मेथड की तरफ जाते हैं वो लैंगिक जनन की तरफ जाते हैं। इसीलिए लैंगिक जनन से जो है रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि देखिए इस चीज को समझिए, जब हम बोल रहे हैं कि अलैंगिक जनन में जब जीव अनुकूल परिस्थितियों में होता है तो वो अलैंगिक जनन करता है, तो फिर लैंगिक जनन में जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन विभिन्नताएं लेकर आता है। हम अपने चारों तरफ इतनी बड़ी डाइवर्सिटी देख रहे हैं, विविधता देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं। हम बोलते हैं ह्यूमंस जो हैं वो आपका क्या है, आपका उनका विकास किससे हुआ है? चिंपैंजी इस तरीके से बोला जाता है, उससे हुआ है, उससे हुआ है। तो ये सब उद विकास जो है ये कहाँ से हुआ है? लैंगिक जनन जब शुरू हुआ, जब लैंगिक जनन होगा मतलब जीव परिस्थितियां प्रतिकूल है, तो जीव क्या है, लैंगिक जनन की तरफ जाएगा, तो वो अपने आप को उस तरीके से ढालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, प्रतिकूल है, तो जीव उसी तरीके से ढलेगा, और जो जीव उस तरीके से ढल के अपना नया रिकॉम्बिनेशन बना लेगा वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, उसका अस्तित्व आगे बढ़ेगा, और ये क्या है आपका, यही वेरिएशन लेके आता है, विविधताएं लेके आता है। चीज समझ आई? चीज समझ आई? अलैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे। देखिए आपके एनसीईआरटी को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इस विधि में एकल जीव मतलब संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अभी जो मैंने आपको बताया, एक जनक, एक अकेला जनक क्या है, वो क्या कर सकता है, अलैंगिक जनन कर सकता है। जैसे हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ये बॉडी है आपकी हाइड्रा की, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले एक छोटी सी बड निकलती है, फिर ये इसी तरीके से आगे ग्रो करती जाती है, ग्रो करती जाती है, और जब ये ग्रो करेगी फिर आगे क्या होगी, ये अपने इस पेरेंट से अलग हो जाएगी और एक नया जीव बना लेगी। ये क्या बन जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। ये इस विधि को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, बड है, इसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं आप, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल कि कौन से जीव शो करते हैं। ठीक है, आप समझिए ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार हुआ, क्योंकि दूसरा पेरेंट तो यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं है, दूसरा जनक यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। फिर देखिए इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न करती है वह केवल एक दूसरे के समरूप नहीं होती, बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है, जो संतति उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरे पेरेंट का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये एक जब आपस में बनती है तो एक दूसरे के तो समान होंगी ही, आपके जो इनके जनक हैं उनके भी एकदम समान होती है, ना ही कोई आकारिकी इनमें परिवर्तन देखा जाता है, ना ही अनुवांशिक, क्योंकि दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ह्यूमंस की बात करते हैं, सब बच्चे इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर मम्मी और पापा दोनों के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। हमें पता है जो आगे जाता है वो क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, तो 23 पेयर ऑफ गुणसूत्र यहाँ से इसमें इधर होते हैं, और यहाँ पर भी 23 पेयर होते हैं। 23 आगे बढ़कर 46 वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, तब आपको समझ आएगा। यहाँ पर समझिए मुकुलन जो है आपकी किस प्रकार
प्रकार की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें क्या होता है, एक जीव यहीं से उत्पन्न होता है तो दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो संतति है वो एक दूसरे के भी समान दिखेंगे और पेरेंट के एग्जैक्ट समान दिखेंगे, और इसको क्लोन बोलते हैं। जो आनुवांशिक और आपका आकारिकीय रूप से जो संतति समान होती है वो उनको क्या बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है। यही आपकी एनसीईआरटी है। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए अब जीव जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से जनन करते हैं। ये हमने देखा अलैंगिक जनन कौन से जीव करते हैं, जिनका जो कॉम्प्लेक्सन है वो थोड़ा सामान्य। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत सरल जीव आदि में पाया जाता है। जिनका जो आपका जिनका कहते हैं कि जो साधारण जीव है उनमें क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा, पादप में भी अलैंगिक जनन होगा, समझिए। लेकिन ज्यादातर जो जीव होते हैं, जंतु जो होते हैं, जिनको हम जंतु बोलते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए पादप में भी अलैंगिक जनन होता है, लेकिन उसको आप बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, तो इसलिए आप उसको बोलते हैं वर्धी जनन, क्योंकि वहां पर मतलब ही उसका किससे है, प्लांट का है। तो पादप ही आपका वनस्पति है। आपके जंतु, आप हाइड्रा को देखें तो वो तो आपका क्या वनस्पति में नहीं आ रहा। आप अगर फंजाई को देखें तो वो वनस्पति में नहीं आ रही। आप अगर देखें दूसरे जीवों को, जैसे जीवाणुओं को देखें तो वनस्पति में नहीं आ रही। तो पादप के लिए हम अलैंगिक जनन ही होता है, लेकिन उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वर्धी जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धी जनन या कायिक जनन। ठीक है, वर्धी जनन जिसको बोला जाता है, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, सबको दिखाई दे रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां वेजिटेशन का अगर हम मतलब देखें, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। वेजिटेशन का मतलब ही क्या होता है, वनस्पति होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन पादप भी करते हैं, भले ही वो उच्च प्रकार के पादप हो, उनमें क्या होता है, वर्धी जनन उसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वेजिटेशन का मतलब ही वनस्पति होता है। ठीक है, अब ये बहुत जो तरीके हैं अपनाए जाते हैं, जैसे आप देखें रनर्स, प्रकंद, ये सब आगे अभी देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो देखिए अब समझिए, एक कोशिकीय जीव तो मैंने आपको बताया, एक कोशिकीय जीव अमर भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें जो कोशिका विभाजन होता है वही उनके लैंगिक जो जनन है, मतलब आप उनका जो जनन है उसका प्रकार होता है। जैसे अब आपकी एनसीईआरटी में अमीबा का दे रखा है, तो देखिए जो क्लास 12th में बच्चे हैं उनके लिए तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है ही। उन्हें क्या करना है, बार बार उनको ड्रॉ करना है, कोई भी डायग्राम पूछा जा सकता है। प्लस जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नीट से हैं, उनको भी इस तरीके के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके डायग्राम से पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आपका क्या अमीबा दे रखा है, अमीबा में क्या है, अमीबा क्या करेगा, विभाजन करेगा। ये हुआ उसका कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर जीव तो मरा नहीं, और यही क्या हुआ, उसका प्रकार हो गया जनन का, क्योंकि इससे क्या हुआ, दो नए जीव बन गए, इसमें ग्रो किया और आगे जाके क्या हुआ, दो में डिवाइड हो गया। इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप बोलते हैं अमीबा में द्विखंडन, दो में विभाजित हो जाना। और दूसरा आपको दे रखा है यीस्ट में मुकुलन। मैंने अभी हाइड्रा का बताया, और आपको यीस्ट में भी ध्यान रखना है, क्या होता है, मुकुलन होता है, वहां पर बड बनती है। अब एक चीज मुझे आपसे बताइए, आप अमीबा को देख रहे हैं, यहाँ पर दो बराबर कोशिकाएं बनती है, मतलब आकार में बराबर होती है। लेकिन आप अगर यीस्ट का एग्जाम्पल दें, जो हम बात कर रहे हैं मुकुलन का, उसमें क्या होता है, एक छोटी सी बड बन रही है, फिर वो अलग होती है। पेरेंट तो बड़ा होगा, पेरेंट की बॉडी बड़ी होगी, बड छोटी सी अलग हो रही है। तो क्या ये एक समान बराबर हुआ है, आकार इनका एक समान था, बराबर भागों में बटा है, नहीं ना। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, देखिए आपके एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में बोल रही हूँ, प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभाजित होकर नए जीवों को जन्म देती है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत से एकल जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त होती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क रूप में तीव्रता से बढ़ जाता है। अब आपको आपकी
एनसीईआरटी में कुछ और अलैंगिक जनन के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास जो कि आपका एक ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? आपका एक ग्रीन एल्गी है, एक कोशिकीय ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। इसमें क्या होता है? ज़ूस्पोर होते हैं। इसमें क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे, जो आपका जो ये आपका एल्गी जो होते हैं, इसमें क्या होता है, शैवालों में ये बहुत सारे स्पोर बनाते हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा प्रकार में बनते हैं वो इनके ज़ूस्पोर होते हैं, जो चल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणुओं से ये सबसे ज्यादा अलैंगिक जनन करते हैं। कई बार स्टेटमेंट पूछा गया है। तो क्लेमाइडोमोनास में जो आपको दे रखा है चल बीजाणु मतलब ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर भी कई बार लिखा हुआ आता है, उसको चल बीजाणु बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ज़ूस्पोर्स, क्लेमाइडोमोनास में क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स से जनन करता है। कई सारे एल्गी अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। जैसे आप अगर देखें कोनिडियोफोर, कोनिडियम किसमें होते हैं? कोनिडिया किसमें पाए जाते हैं? आपका पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। ये भी क्या है? आपके बीजाणु हैं। आप दूसरे प्रकार जाएंगे, बहुत सारे एप्नोस्पोर होते हैं, स्पोर बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं सामान्यतः वो क्या होते हैं? चल बीजाणु होते हैं। इनको चल बीजाणु क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनके पास फ्लैजेला होता है जिससे ये मूवमेंट कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, फिर है पेनिसिलियम में कॉनिडिया। जैसे मैंने आपको बताया कॉनिडिया भी क्या है? कोनिडियोफोर के ऊपर जो लगते हैं वो क्या है? कॉनिडिया। फिर हाइड्रा में कलिका, जो अभी आपको बताया, बर्ड, या फिर स्पंज में जेम्यूल। स्पंज क्या है? आपका एक पोरिफेरा जो आपका फाइलम है उसका क्या है? एक मेंबर है, पोरिफेरा संघ का एक सदस्य क्या है? स्पंज है। स्पंज में क्या होता है? जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत सारे प्रकार दे रखे हैं आपके, जैसे फंजाई जो होते हैं, फंजाई जगत के सदस्य साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जनन की संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्यतः संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ज़ूस्पोर्स, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। इसमें क्या है? मैंने आपको चलनशील संरचनाएं कैसे चलनशील होती हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? फ्लैजिला पाया जाता है, कशाभ पाया जाता है, जिससे ये मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रखा है अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं कॉनिडिया जो पेनिसिलियम में पाई जाती है, कलिका मतलब हाइड्रा में जो आपको बर्ड देखने मिलती है, और फिर आता है जेम्यूल जो स्पंज में होते हैं। ठीक है, फिर देखिए बहुत सारे अलैंगिक प्रकार के आपको देखे जाएंगे, जैसे जबकि जंतु और अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में काई प्रवर्धन की इकाई, पादपों मैंने आपको बताया क्या है? आपका काई जनन बोलते हैं, उसको वर्धी जनन बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक जनन को पादपों में भी क्या होता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए आपकी जो ये पार्ट दे रखा है, जैसे भूस्तारी, सर, प्रकंद, शकरगंध, बल्ब, भूस्तारी, ऑफसेट सभी अन्य संतति नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। यह संरचनाएं कायिक प्रवर्धन, प्रोपेग्यूल्स क्या होता है? जो प्रोपेगेशन मतलब वर्धन में जो हेल्प करती हैं। आपका कायिक प्रवर्ध मतलब जो आपका वर्धन में हेल्प करेंगी, प्रोपेगेशन में हेल्प करेंगी, उन संरचनाओं को बोलते हैं। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। आप हमेशा याद रखिए, जिसमें कभी भी दो आपके युग्मक भाग नहीं ले रहे हैं, दो जीव भाग नहीं ले रहे हैं, एक ही जीव लैंगिक जनन में भी होता है, वो हम अभी बात करेंगे, लेकिन एक ही जीव क्या है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है नर और मादा का। कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये नर बीजाणु है, ये मादा बीजाणु है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है? अलैंगिक जनन होता है। ये जो आपको पार्ट दे रखा है, ये तब समझ आएगा जब अब आपने 11th क्लास का जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, फिर देखिए आप निश्चित तौर पर अब एक बात करते हैं, एक प्लांट की बात कर लेते हैं, एक पौधे की बात कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है वाटर हाइसिंथ, बंगाल का आतंक। इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। अब क्यों बोला जाता है इस चीज को समझिए। बंगाल का आतंक, वाटर हाइसिंथ, इसका साइंटिफिक नेम होता है कैकॉर्निया।
यहाँ पर समझिए वाटर हाइसिंथ जो है इसके फ्लावर बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ये प्लांट इंडिया का नहीं है, इसमें क्या था, फ्लावर बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। तो इनके फ्लावर को देखते हुए, इनकी सुंदरताओं को देखते हुए इनको इंडिया में लाया गया। लेकिन ये प्लांट जो है इतनी तेजी से ग्रो करता है, सबसे पहला जो ये थमा हुआ वाटर होता है, झील वगैरह जो होते हैं वहां पर बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। दूसरी मुसीबत ये आई कि इसका कोई भी ऐसा जीव इंडिया में उत्पन्न नहीं था जो इसको खा सके, इसको खत्म कर सके। मतलब इसका कोई भी प्रेडेटर, कोई भी जो इसका कह सकते हैं इसको शिकार करने वाला कोई भी शिकारी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। तो ये एक टेरर बन गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है, अगर इसको उखाड़ेंगे, बहुत सारे क्या किया गया, बहुत सारे आपको उखाड़ने के मेथड यूज किए, इसको उखाड़ा तो जहां पर भी इसको फेंकेंगे वहां से नया बन जाएगा। इतनी ज्यादा इसमें क्षमता होती है, जैसे आप उखाड़ेंगे जहां पर भी फेंकेंगे, पड़ा हुआ एक पार्ट भी टूटा क्या होगा, नया बन जाएगा। ऑफसेट क्या करते हैं, नया बना लेते हैं। इसलिए इसको बंगाल का आतंक बोला गया है, क्योंकि झीलों में पूरी की पूरी झीलें इसने क्या कर दी, स्टॉप कर दी, ऐसे भर दी अपने आप से, जिसमें ना ही कोई नाव तैर सकती है, ना ही कोई जहाज, कोई बड़े बड़े वाटर बॉडीज में ना ही जहाज वगैरह जा सकते हैं। आपका जो एक्वेटिक जीवन है उससे क्या कर लिया, ऑक्सीजन इसने ले लिया, तो उससे क्या हुआ, एक्वेटिक जीवन खतरे में आ गया। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, आज के टाइम में जो किया जा रहा है वो ये है कि केमिकल डाल नहीं सकते। केमिकल डालेंगे तो ये तो खुद पानी में रहता है ना, तो इसमें जो नीचे वाटर में जो जीव होंगे उनका क्या होगा, उनकी लाइफ संकट में आ जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसका यहाँ पर शिकारी यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इंडिया में। तो ये इंडिया का नहीं था, बाहर से आया था। एक और इसका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना है, वाटर हाइसिंथ इसको बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक, क्योंकि वहीं पर क्या है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये वहां पर बंगाल का आतंक इसलिए भी बोलते हैं, आपको पता है कि वहां पर फिशेस वगैरह ज्यादा उसमें यूज की जाती हैं भोजन के रूप में, और ये क्या है, एक्वाटिक लाइफ को खत्म कर रहा था। ठीक है, तो ये चीजें आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है। और ये किससे जनन करता है, ऑफसेट क्या है, और ये क्या है आपका अलैंगिक जनन करता है। इतनी तेजी से करता है कि इसको मारना खतरनाक साबित हुआ है। ठीक है, ये चीज मतलब आपने सीधी से एक बात समझी, जो अलैंगिक जनन है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसका हैबिटेट कैसा है, उसका आवास कैसा है, उसकी शारीरिक संरचना कैसी है। ये सारे जो फैक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं कि जीव कौन से जनन की मेथड को अपनाएगा। जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन, उसमें भी कई प्रकार से, कई मेथड से जीव अलैंगिक जनन करते हैं। जनन अलैंगिक प्रकार का होता है, इसमें दो जनकों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जैसे हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा तो यहाँ पर क्या हो रहा था, विभिन्नताएं भी नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि यहाँ पर एक ही जनक क्या है, एक ही पेरेंट अपनी संतति उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए क्या होगा, जो संतति उत्पन्न होगी वो आनुवांशिक और आकारिकी रूप से एक दूसरे से भी समान होती है और अपने जनक से भी समान होती है। ऐसों को क्या बोला जाता है, कोलोन बोला जाता है। ये शब्द कोलोन आप लैंगिक जनन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर क्या है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, वही उनके जनन की विधि होती है। बहुत सारी चीजों को हमने सीखा, देखा। जो भी आपको डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उससे जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम को जो ग्रुप है उसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो ये चीजें आपके ऊपर है, कितना ज्यादा एक्टिव है अपनी स्टडी को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।